वेलकम टू फार्मा नर्ड। आज हम डिक्लोफेनिक सोडियम को डिस्कस करेंगे और साथ ही डिक्लोफेनिक पोटेशियम को भी डिस्कस करेंगे। डिक्लोफेनिक पोटेशियम को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी चीज की समझ ना आए, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से चीजों को डिस्कस करूं और समझा सकूं। एनसेड की सीरीज में मैंने एस्प्रीन पे, आइबुप्रोफेन पे और पैरासीटामोल पे भी वीडियो बनाई है और उससे पहले मैंने लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स पे भी वीडियो बनाई है। आप मेरे उस कंटेंट को भी देख सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज के ड्रग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का नेम डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटेशियम के नाम से भी आता है। दो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं इसके, सोडियम भी और पोटेशियम भी। और केमिकल नेम 2,2,2,6 डाइक्लोरो एनिलो फिनाइल एसिटिक एसिड। ये जो आप OH देख रहे हैं, ये अगर हम इसको पोटेशियम के साथ चेंज कर दें तो ये डिक्लोफेनिक पोटेशियम हो जाएगा, और अगर हम इसको सोडियम के साथ चेंज कर दें तो ये डिक्लोफेनिक सोडियम हो जाएगा। इस तरह से ये डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस आता है। और ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिनाइल के बाद आगे सोडियम आ जाएगा और उसके मैथ के अंदर भी चेंजेस आएंगी। तो डिक्लोफेनिक, ये जो आपके सामने मौजूद है, ये डिक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर है। और बस हमने OH को N, A या के साथ रिप्लेस करना है, और यानी कि सोडियम या पोटेशियम के साथ रिप्लेस करना है, तो ये डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटेशियम बन सकता है सॉल्ट। अब बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H11Cl2NO2। मॉलिक्यूलर वेट 296.1 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एनसेड और फिनाइल एसिटिक एसिड। डिस्क्रिप्शन की बात करें जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिनाइल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, COX-1 और COX-2 पाथवे को फॉलो करता है। और ये जो एंजाइम्स पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशंस को, उनको इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन और पेन सिग्नलिंग को इंक्रीज कोज करते हैं। और जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये मिसोप्रोस्टोल के साथ भी दिया जाता है टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स, और इसको FDA ने 1988 के अंदर अप्रूव किया था। और इसको सबसे पहले नोर्वाटस ने जो है वो मार्केट किया था वोल्टरान के नाम से। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की। तो टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है। दुनिया के अंदर ये जो, जब मैं ये कंटेंट को डिस्कस करता हूँ, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो इसके अंदर मौजूद स्ट्रेंथ और डोजेज फॉर्म होती है उसको डिस्कस कर रहा होता हूँ। सिर्फ सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान और इंडिया को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड को डिस्कस करता हूँ। तो टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है 25 mg और 50 mg, 75 mg, 100 mg, और इन सम केसेस और इन सम कंट्रीज में 35 mg में भी टैबलेट होती है। और स्पोस्ट्रीज के अंदर भी अवेलेबल है। ये कैप्सूल्स को मैंने पहले बताया, ये कैप्सूल्स और टैबलेट में 25 mg, 50 mg, 75 mg और 100 mg। 100 mg की टैबलेट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है। और ये जो स्पोस्ट्रीज है इसमें 12.5, 25, 50 और 100 mg। इंजेक्शन में 75 mg पर 3 ml, साशे की फॉर्म में भी होता है, 50 mg का साशे होता है, 75 mg, 100 mg। और टॉपिकल जेल के भी फॉर्म में होते हैं। टॉपिकल जेल के अंदर 1% और 3% के अंदर अवेलेबल होती है, जबकि ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर 1.3% के अंदर अवेलेबल होता है। और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के अंदर भी अवेलेबल होता है। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करी जाए तो बेंजीन एसिटिक एसिड या फिनाइल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये तकरीबन सारी वही बातें को COX-1, COX-2 को ब्लॉक करता है। ये जो एरोकिडोनिक एसिड होता है इसकी ब्लॉकिंग करता है इसकी कन्वर्जन को, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वही है तकरीबन जो बाकी सब है। और ये COX-2 को इनहिबिट कर देता है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है।
अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आता है इनहिबिट COX-1 एंड COX-2 पाथवे बाय इनहिबिटिंग thereby inhibiting prostaglandin synthesis, जैसे पहले डिस्कस हुआ। और इसी तरह ये न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन और उनकी एक्टिवेशन को भी इनहिबिट करता है, कीमोटैक्सिस को भी इनहिबिट करता है, और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स लेवल है उनको भी डिक्रीज कर देता है, लिम्फोसाइट एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होती और पेन की फीलिंग नहीं आती। एब्जॉर्प्शन की बात करें 100% एब्जॉर्प्शन है, 50 to 60% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। अगर पीक लेवल पीक प्लाज्मा टाइम की बात करें जाए तो 10 से 13 मिनट्स इसका ओरल के अंदर है, और अगर प्रॉम्प्ट रिलीज टैबलेट हो तो 1 आवर, और अगर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट हो तो 2 to 3 आवर्स। और अगर हम इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो 50 mg की डोज के अंदर ये 1 to 1.5 माइक्रोग्राम पर ml इसकी होती है। और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो पोटेशियम है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सोडियम, क्योंकि ये उसकी डिसॉल्व होती है स्टमक के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोटीन बाइंडिंग 99% है इसकी प्रोटीन बाइंडिंग। मेटाबॉलिज्म की बात करी जाए तो लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकोरानिक एसिड के साथ, और ये टायूरिनोमाइड ये भी एक टाइप का अमाइनो एसिड होता है, टायूरिन। और सल्फ्यूरिक एसिड उसके अलावा दूसरे बायोजेनिक लाइगेंड्स को भी बनाता है, और उसके अंदर अदर मेटाबोलाइट्स के अंदर 3 हाइड्रोक्सी डिक्लोफेनिक होता है, 4 हाइड्रोक्सी डिक्लोफेनिक होता है, 5 हाइड्रोक्सी डिक्लोफेनिक होता है। इसी तरह अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करी जाए तो मेनली यूरिन के थ्रू होती है 50 to 70%, और 30 to 35% फीसिस के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। बायोफार्मास्यूटिक्स की अगर ड्रग की बात करें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इससे पिछली स्लाइड के अंदर कि ये मेनली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 1.3 to 1.4 लीटर पर केजी है। इसकी क्लीयरेंस होती है 263 to 350 ml पर मिनट। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है 1.2 से 2 आवर्स तक। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस की। रूमाटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके बाद डिस्मेनोरिया, उसके बाद मॉडरेट टू एक्यूट पेन, एक्यूट माइग्रेन, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, एक्टिनिक कीरेटोसिस, और एक्यूट पेन आर्थराइटिस की पेन और कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो मोतिया कानों के अंदर वो आंखों के अंदर उतर जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी उसके अंदर भी ये यूज होता है, और क्रोनियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अंदर भी यूज होता है। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात की जाए तो नॉर्मल टर्शियरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में यूज होता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन है इसलिए आसानी से मिल जाती है। डोजेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज और ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे रूमाटाइड आर्थराइटिस। रूमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर जब डिक्लोफेनिक पोटेशियम दिया जाता है तो वो 50 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 8 to 12 आवर्स दिया जाता है। और इसी तरह डिक्लोफेनिक सोडियम भी 50 mg ही दिया जाता है जैसे कि डिक्लोफेनिक पोटेशियम दिया जाता है, और 8 आवर्स के बाद। लेकिन जब हम 75 mg वाला देंगे तो आफ्टर एवरी 12 आवर्स देते हैं। जो रूमाटाइड आर्थराइटिस होता है वो हमारी ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, जहां पे हमारी बोन्स जुड़ती हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। जो एक्सटेंडेड रिलीज है वो 100 mg देते हैं पर ओरल वंस डेली, और वो अगर हमने डोज इसकी इंक्रीज करनी हो तो हम उसको 12 आवर्स तक भी दे सकते हैं। जहां तक बात करते हैं एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, ये एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ये बुनियादी तौर पर स्टिफनेस होती है जो हमारी बैक बोन के अंदर होती है। ये भी एक टाइप की आर्थराइटिस होती है, ये स्पाइन के अंदर होती है, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये रिक्रियर टाइप का आर्थराइटिस है जो पेन कोज करता है, स्टिफनेस कोज करता है लोअर बैक से, और लोअर बैक से ये पेन और स्टिफनेस जो सी है ये अपर बैक की तरफ आती है, और ये जो हमारी गर्दन है और जो नेक है और जो मसल्स हैं वहां पे ये स्टिफनेस इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है या तो फिर ये एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये भी इंक्रीज होता है, इसकी भी पेन जो सी होती है इंक्रीज होती है। जो डिक्लोफेनिक सोडियम है वो 25 mg देंगे पर ओरल आप 4 to 5 टाइम्स डेली, लेकिन अगर डिक्लोफेनिक पोटेशियम होगा तो वो 50 mg देंगे 2 टाइम्स अ डे। ऑस्टियोआर्थराइटिस
जो होता है उस वो हम पोटाशियम जो है डिक्लोफेनिक पोटाशियम वो 50 mg आफ्टर एवरी 8 to 12 आवर्स, और सोडियम जो है वो भी सिमिलरली आफ्टर अगर 8 घंटे बाद देना तो वो भी 50 mg, और अगर हमने 75 mg देना तो वो हर 12 घंटे बाद दे सकते हैं, इनके दिन में 2 बार। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आर्थराइटिस की सीवियर कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बोन्स हैं वो आपस में जब स्नोवियल फ्लूइड बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से वापस में रगड़ खाती है और बोन स्पार्स बन जाते हैं। बोन स्पार्स बनने की वजह से बोन की जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज हो तो जैसे पहले मैंने बताया कि 100 mg की टैबलेट वंस अ डे दे सकते हैं, लेकिन अगर डोज इंक्रीज करनी हो तो हम 25 mg तो हम 100 mg की टैबलेट 2 बार या हर 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं, एक डे के अंदर, यानी कि हर 12 घंटे बाद भी हम दे सकते हैं। और 35 mg की भी होती है और हम उसको दिन में 4 बार दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। जो डिस्मेनोरिया होता है उसके अंदर इमीडिएट रिलीज 100 mg की टैबलेट देंगे वंस, और हम 50 mg की टैबलेट दे सकते हैं आफ्टर एवरी 8 आवर डिपेंडिंग अपॉन द नीड, यानी कि दिन में 3 बार। इसी तरह अगर मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो इमीडिएट रिलीज की टैबलेट 100 mg की दे सकते हैं पर ओरल, और उसके बाद हम 50 mg की जो टैबलेट है वो दे सकते हैं आफ्टर एवरी 8 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। 25 mg की जो सी है वो हम दिन में 4 बार दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। 18 mg और 35 mg की जो टैबलेट है वो भी हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसी तरह अक्यूट माइग्रेन के अंदर ओरल सोल्यूशन जो होती है उसमें साशे हम 50 mg का दे सकते हैं 1 पैक, और 30 to 60 ml वाटर के अंदर हम उसको 50 mg के साशे को मिक्स करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, जो ओरल साशे होता है माइग्रेन की पेन केस के अंदर, इसलिए साशेज भी होते हैं। जो पेन है उसके अंदर 37.5 mg IV बोलस के इंजेक्शन देंगे और ये हम 15 सेकंड्स के टाइम पीरियड के ऊपर इसको बॉडी में इन्फ्यूज करेंगे और हर 6 आवर तक दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो टोटल डोज है वो 150 mg से ज्यादा ना हो पर डे। जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिसे हम मोतिया भी कहते हैं तो उस केस में हम 1 ड्रॉप यूज करेंगे अफेक्टेड आइज के अंदर 4 टाइम्स अ डे और 2 वीक तक हम यूज करेंगे, और ये इसको हम शुरू कर देंगे जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे सर्जरी के। उसके बाद जो क्रोनियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है आंख की, तो उस केस के अंदर यानी कि जब क्रोनिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो होती है वो ये होता है कि हमारा जो कोरोना होता है ना हम उसकी शेप को चेंज करते हैं ताकि हमारा जो विजन है वो इम्प्रूव कर सके और सही एंगल के ऊपर जो ये लाइट है वो आके रिफ्रैक्ट हो और फिर हम देख सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम 1 to 2 ड्रॉप्स इफेक्टेड आई में डालेंगे विद इन 1 आवर ऑफ प्री ऑपरेशन, और 15 मिनट यानी कि सर्जरी से एक से 1 घंटा पहले हम डाल देंगे 1-2 कतरे, और जब सर्जरी हो जाएगी तो उसके 15 मिनट बाद हम 1-2 ड्रॉप्स फिर डालेंगे, और ये हम दिन में 4 बार डालेंगे और ये 3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद जो एक्टिनिक केराटोसिस होता है, एक्टिनिक केराटोसिस के अंदर एक्टिनिक केराटोसिस जो होती है ये एक स्किन की रियल डिजीज होती है जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है हमारा इसके साथ सनलाइट के साथ, तो वो एक कैंसरस टाइप, कैंसर तो नहीं होता लेकिन वो एक रफ स्केली पैचेस हमारे स्किन के ऊपर डेवलप हो जाते हैं सन के ओवर एक्सपोजर की वजह से। तो ये इस केस के अंदर हम स्किन के ऊपर थिन लेयर अप्लाई करते हैं इसकी डिक्लोफेनिक की, और ये हम हर 12 घंटे बाद अप्लाई करते हैं और ये हम 2 से 3 माह तक करते रहते हैं, यानी कि 60 to 90 डेज। फिर अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें जेल की फॉर्म में तो हम 2 ग्राम अप्लाई करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि जो बाजू हैं ये कंधे हैं वहां पे, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहां पे हम 4 ग्राम अप्लाई करते हैं हर 6 घंटे बाद। लेकिन इसकी जो टोटल डोज है वो 8 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो सिंगल ज्वाइंट है जो अपर के अंदर यानी कि अपर के अंदर, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर इसकी टोटल डोज जो है वो 16 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर डे। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कार्ड होते हैं यूज, जो सप्लाई डोजिंग कार्ड्स होते हैं वो भी हम उससे भी हम इसकी अमाउंट को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर एक्यूट पेन हो रही हो तो एक ट्रांसडर्मल पैचेस हम यूज करेंगे जहां पे पेन हो रही हो हर 12 घंटे बाद। इसी तरह अगर आर्थराइटिस की पेन है तो हम
सिर्फ इफेक्टेड एरिया पर इसको अप्लाई करेंगे और हम दिन में 4 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमें जो बॉडी के 2 मुख्तलिफ एरियाज हैं वहां पे हम एक बार इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह हम मेजर करेंगे उसको डोजिंग कार्ड के थ्रू, और अपर के अंदर हम 2 to 2.2 यानी कि हम 2.25 इंच का जो एरिया है वहां पे अप्लाई करेंगे अपर पार्ट के अंदर मैक्सिमम, और जो लोअर पार्ट है वहां पे हम 4.5 इंच तक एरिया को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2.25 इन अपर बॉडी और लोअर बॉडी में 4.5, और इसको हम 7 देर तक बॉडी के अंदर जो जहां पे हमें आर्थराइटिस की पेन फील हो रही है वहां तक कर सकते हैं। और इसको हम टोटल जोन से है 21 डेज तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, और 7 दिन तक हमें इसको यूज करना चाहिए अगर हमारी पेन जो है वो अगर हम उसको रिलीव नहीं कर सकते तो हम 7 दिन बाद इसको छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करता है उसको कि कैसे करेंगे। may take up to 7 days for work of for arthritis pain if pain unrevealed in 7 days discontinue, यानी कि अगर हमारी जो पेन है वो खत्म नहीं होती तो फिर हम 7 दिन बाद इसको छोड़ सकते हैं। पेडियाट्रिक के अंदर नॉर्मली ये 14 ईयर्स जो अगर किसी बच्चे की एज 14 ईयर से कम है तो उसको हम ये नहीं देते डिक्लोफेनिक सोडियम। यही वजह है कि इसका ना कोई सिरप अवेलेबल है ना इसके ड्रॉप्स अवेलेबल है डिक्लोफेनिक सोडियम के, क्योंकि छोटे बच्चों को हमने देते 14 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उससे कम। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस से मुराद है सिर्फ एक केस है जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। इस केस के अंदर अगर बच्चे की एज 3 ईयर से ज्यादा कम है तो हम उसको नहीं देंगे, लेकिन अगर 3 ईयर से उसकी एज ज्यादा है और ये वैसे भी ऑफ लेबल यूज है, इसको एफडीए ने प्रूव नहीं किया, तो 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं 4 वीक्स तक, सिर्फ और सिर्फ तब जब बच्चे को जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस होता, उसके अलावा किसी सूरत की पेन के अंदर नहीं हम देंगे। बच्चे की उम्र 3 ईयर से अगर ज्यादा होगी तब देंगे 2 to 3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से 4 वीक्स तक, और इससे ज्यादा नहीं दे सकते सिर्फ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस के केस में। लेकिन अगर हमारे बच्चे की एज जो सी है वो 6 ईयर से ज्यादा है, 6 ईयर से कम है, तब भी हम इसको ट्रांसडर्मल पैचेस को नहीं देंगे। लेकिन अगर 6 ईयर से ज्यादा है तो हम एक पैच को अप्लाई कर देते हैं हर 12 घंटे बाद, जो जहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रही हो। लेकिन हम ना इसका इंजेक्शन देंगे बच्चों को, ना हम इसकी टैबलेट देंगे, ना साशे देंगे, ना हम इसके अलावा और कुछ करेंगे। ये हम सिर्फ ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं वो यूज कर देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस के केस में हम दे सकते हैं। अदरवाइज सिंपल पेन के केस में या और किसी किस्म के इशू के अंदर हम बच्चों को डिक्लोफेनिक सोडियम नहीं देंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। सिर्फ ये 2 हमारे पास एक्सेप्शंस है, एक जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, ये जब हम ट्रांसडर्मल पैचेस यूज कर रहे हो, और आगे मैं आपको बताऊंगा स्पोस्ट्रीथ के केस के अंदर भी इसी तरह ही होता है। तो हमने स्पोस्ट्रीथ के केस में भी मैं आपको डोज बता दूंगा कि उसका क्या इशू है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हमें कोशिश यही करनी होगी कि हम शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए लोएस्ट इफेक्टिव डोज को इस्तेमाल करें पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं स्पोस्ट्रीथ की। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ स्पोस्ट्रीथ की क्या होती है, तो 75 और 150 पर रेक्टल डोज हम दे सकते हैं डिवाइडेड डोज के अंदर। ये भी हम बॉडी जो वेट है उसके हिसाब से ही मैनेज करेंगे। जो अगर बच्चे का वेट 8 या 12 से कम है तो हम 12.5 mg की जो बीडी डोज है वो देंगे, और मैक्सिमम 4 डेज तक दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का वेट जो है वो 12 kg से ज्यादा है, ये 12 kg के इक्वल है, तो 1 mg पर kg के हिसाब से हम उसको दे देते हैं। इसकी मैक्सिमम डोज 50 mg होगी TDS, और ये भी मैक्सिमम 4 डेज के लिए है। अच्छा, ये मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस के केस के अंदर इसकी एक्सेप्शन है, तब हम दे सकते हैं, या इसकी एक्सेप्शन है हम अगर हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस हो और बच्चे की एज 6 ईयर से ज्यादा हो तब हम उसको दे सकते हैं, और या हमारे पास स्पोस्ट्रीथ अवेलेबल हो तो तब हम उसको दे सकते हैं। वो भी इस केस में अगर बच्चे का वेट 8 to 12 kg से
कम है, तो इसको हम देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे देंगे। और ये भी 6 साल की जो स्पोर्ट्स है, ये भी इसके लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जैसा कि आपको बता चुका हूं कि अगर हम इसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए या मॉडरेट टू सीवियर माइल्ड टू मॉडरेट पेन में देते हैं सिंगल यूज के लिए, लेकिन हम इसको कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं जब हम ओपीआइड एनाल्जेसिक के साथ यूज करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेशेंट है उसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन हो, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के यूज के लिए हम इसको यूज करें। उसके बाद ये इसको जो आईवी और रीनल एडवर्स इफेक्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए हमें हाइड्रेशन देनी चाहिए बिफोर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चे को जो आदमी है उसके रीनल इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें उसको वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए अगर हम उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, यानी कि उसको अच्छा खासा उसने पानी पिया हो, हाइड्रेटेड बॉडी हो, इससे जो रीनल एडवर्स इफेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद जब ये खाना इस्तेमाल करता है या फूड के साथ जो है लेता है, तो जीआईटी इफेक्ट्स को कम करने के लिए उसे 8 to 12 आउंस ऑफ वाटर, 1 आउंस के अंदर 30 ml होता है वाटर, 29.27 ml होता है, लेकिन आप इसको 30 ml राउंड अबाउट करके कह सकते हैं। तो ये आपने 8 to 12 आउंस ऑफ वाटर देना है। उसके बाद एम्प्टी स्टमक जो है उसको एम्प्टी स्टमक जो है उसको अगर हम यूज करते हैं तो इसकी जो फूड के साथ इसकी जो एरिया अंडर कर्व है वो 11% तक डिक्रीज कर जाता है, और पीक जोन से होती है इसकी मैक्सिमम 60 कंसंट्रेशन 60% तक होती है। तो इसलिए हम इसको जो है एम्प्टी स्टमक लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये ज्यादा इफेक्ट अपना शो करता है एम्प्टी स्टमक, लेकिन फूड के केस के अंदर ये 11% तक अपनी एरिया अंडर कर्व है वो उसका डिक्रीज हो जाता है। और हम इसको जब मिक्सिंग करनी है या और इस तरह का साशे को हमने यूज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और क्योंकि अदर फूड्स जो हैं वो इसकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देती हैं, इसलिए हम जब साशे हम इसका यूज करेंगे तो सिर्फ हम वाटर यूज करेंगे, दूध या किसी और किस्म के लिक्विड के अंदर इसको नहीं देंगे। और स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर है। काउंटर इंडिकेशन की बात की जाए तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है या एस्पिरिन ट्रीटमेंट प्री ऑपरेटिव एसोसिएटिव पेन है तो उस केस के अंदर, या इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है तो उस केस के अंदर हम इसको नहीं देंगे। और मॉडरेट टू सीवियर रीनल इंसुफिशिएंसी है तो उस केस के अंदर भी हम इसको एहतियात करेंगे, इसको नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि ना दें। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो ब्रोंकोस्पाज्म, कार्डिक और क्रोनिक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर इसको, स्मोकिंग के पेशेंट के अंदर, सीवियर रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट्स के अंदर इसको हम कॉशन के साथ यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है एनसेड की वो रीनल पेपिलरी निक्रोसिस कोज कर देती है, रीनल इंजरी यूज कर देती है, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं देंगे। और अगर हम इसको 2 माह से ज्यादा यूज करते हैं तो ये ट्रांसअमीन लेवल्स जो कि लिवर के अंदर होते हैं उसको, ट्रांसअमीनेज लेवल्स जो कि लिवर के एंजाइम्स के लेवल होते हैं उसको भी इंक्रीज कर सकता है। और हम अपना जो ट्रांसअमीनेज होता है एंजाइम उसके लिवर के अंदर जो मौजूद होता है उसको हम 4 से 8 वीक्स तक उसकी जब हम थेरेपी स्टार्ट करें तो उसको हम पीरियोडिकली मॉनिटर करें। जो इंजेक्टेबल डोज है यानी कि जो इंजेक्शन होते हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम इसकी LD50 बात करें तो LD50 इसकी 62.5 mg पर kg है रैट्स के अंदर, यानी कि इस डोज के ऊपर आधे रैट्स मार सकते हैं अगर हम उसको दें। और इसके जो टॉक्सिसिटी साइंस में नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, हाइपरटेंशन है, एक्यूट रेनल फेलियर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा। और अगर कोई पेशेंट इसको ओवरडोज कर लेता है तो उसको हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, मिसेस इंड्यूस करवाएंगे, एक्टिविटी चार्कोल देंगे और उसके स्टेबल्स को मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है और लिटरेचर में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि 30 वीक जो सा होता है गेस्टेशन का, टोटल 40 वीक्स होते हैं, तो उसके अंदर प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है फीटल डक्टस आर्टेरियस का, जो और ये भी जो कि बेबी के लिए जो है वो खतरनाक होता है, इसलिए ये प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है। हम इसको तब तक यूज नहीं किए करेंगे जब तक इसका बेनिफिट
इसके रिस्क से ज्यादा हो, और खासतौर पे जो 30 to 40 वीक्स है तब तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, और किसी भी किस्म के एनसेड्स को यूज नहीं करते प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, क्योंकि ये इतने ज्यादा सेफ नहीं होते। और हमें प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनसे उनको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर से या जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है उससे पहले कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद लैक्टेशन के अंदर भी जो इसका आया हुआ है कि लिटरेचर की रिपोर्ट्स के अंदर यही है कि ओरल प्रिपरेशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिक्लोफेनिक पोटेशियम मिल्क के अंदर एक्सक्रीट होता है, जो कि ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करता बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर, और कोई इसका ज्यादा एज एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है इनके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं जिनको ब्रेस्ट फीड किया जाता है। इंटरेक्शंस की बात की जाए तो 383 इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं, 69 मेजर, 296 मॉडरेट, 18 माइनर। वारफरिन, डायूरेटिक्स, अल्कोहल और एस्पिरिन के साथ इसके जो एग्जांपल है इंटरेक्शंस की वो मौजूद है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग, उसके बाद हाइपरटेंशन, जॉइंटस, ल्यूकोपीनिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ब्रांड नेम्स के अंदर केफ्लॉन है, डाइक्लो है, डिक्लोरान है, वोल्ट्राल है, वोट्रोन है, वोरिन है। तो ये काफी सारे इसके जो इधर भी मेंशन है वो उनके अंदर। उसके अलावा तो ये केफ्लॉन की टैबलेट नॉर्मली होती है, साथ में डिक्लोफेनिक सोडियम की टैबलेट, डिक्लोफेनिक सोडियम में डिक्लोरान की नॉर्मल टैबलेट यूज होती है। तो ये काफी सारी इसके यूज हैं, ये ब्रांड नेम्स है, लेकिन ये मैंने मेजर मेंशन किया कि पोटेशियम के अंदर केफ्लॉन और जो ये है सोडियम उसके अंदर डिक्लोरान। तो ये टैबलेट होती है 50 mg की, 75 mg का इंजेक्शन होता है, और 100 mg की सस्टेन रिलीज की एक टैबलेट भी होती है। इसके अलावा वोल्ट्राल जेल भी होती है, उसके अलावा वोरिन का इंजेक्शन भी होता है। तो ये काफी सारे इंजेक्शन होते हैं जो डिक्लोफेनिक के और इनके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स में पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। रेफरेंसेस मैंने पेपगैम से लिया था, और ये जो इसका मेडस्केप से मैंने ऑप्थेल्मिक के बाद जो जेल्स हैं और ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो भी मैंने मेडस्केप से लिया डाटा। उसके अलावा जो ये इंजेक्शंस हैं और साथ में टैबलेट्स हैं ये भी मेडस्केप से, ड्रग बैंक से, drug.com से, FDA से, और फार्मा गाइड का जो पेज नंबर 882 है और 890 है 24th एडिशन का, वहां से ये मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को जो है वो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसमें से किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में। शुक्रिया।